कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष से बहुत सारे पैरासाइट को धरती पर गिरते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक पैरासाइट धरती पर गिर जाता है और रेंगते हुए एक आदमी के कान में घुस जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। इसके बाद वे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो पैरासाइट उस आदमी के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वह डांस कर रहे लोगों के बीच में जाता है। अचानक उसका सिर 4 हिस्सों में बढ़ जाता है और एक हथियार बन जाता है और पार्टी में सभी लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कहानी शिफ्ट होती है। हमें सुइन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सुपरमार्केट में अकाउंटिंग का काम करती है। अकाउंटिंग के दौरान एक सनकी आदमी से उसकी बहस हो जाती है। जब सुइन जॉब करके रात को अपनी स्कूटी से घर जा रही होती है तो वो आदमी सुइन का पीछा करता है। सुनसान जगह पर सनकी आदमी अपनी कार से स्कूटी को टक्कर मार देता है, जिससे सुइन स्कूटी से नीचे गिर जाती है। सनकी आदमी गाड़ी से निकलकर चाकू से सुइन की पीठ पर कई बार हमला करता है। सुइन उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है और कुछ दूर जाकर गिर जाती है। वह आदमी सुइन को मारने के लिए आने लगता है। तभी सुइन के पास एक पैरासाइट गिरता है। पैरासाइट सुइन की बॉडी में घुस जाता है। जैसे ही आदमी सुइन के नजदीक आने वाला होता है, पैरासाइट उसे 2 हिस्सों में काटकर उसे खत्म कर देता है और सुइन बेहोश हो जाती है। वहाँ एक गाड़ी आती है जिसका मालिक दुर्घटना को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो एक पुलिस अधिकारी चुलमिन को बताते हैं कि एक केस सामने आया है जिसमें मारने वाला शख्स खुद ही मर गया। चुलमिन को कुछ समझ में नहीं आता और घायल व्यक्ति का नाम पूछता है। पुलिस वाले उसका नाम सुइन बताते हैं। वे पूछते हैं कि क्या आप उसे जानते हैं? चुलमिन कहता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ। अस्पताल में सुइन को होश आ जाता है। तभी अधिकारी चुलमिन उससे मिलने आता है और पूछता है कि तुम कैसी हो? सुइन कहती है कि अंकल मैं ठीक हूँ। वो आदमी पकड़ा गया कि नहीं? उसके अंकल कहते हैं कि वो आदमी मारा गया। सुइन कहती है कि वो तो मुझे मारने के लिए आया था, पर उसे किसने मारा? उसने मुझे पीठ पर चाकू भी मारा था। पुलिस वाले बताते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे पीठ पर कोई घाव नहीं है। ये घाव कई साल पुराने हैं। सुइन को कुछ समझ में नहीं आता। चुलमिन कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे फोन करना और अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक बड़े गैंगस्टर को देखते हैं जो एक डांस क्लब में आया होता है। एक लड़की कांगबू को उस गैंगस्टर के बारे में बताती है कि वह रूम नंबर 8 में है। कांगबू, जो कि एक छोटा मोटा गुंडा है जो किसी को भी मारने पीटने की सुपारी लेकर काम करता है, वह उस गैंगस्टर को मारने के लिए उसके रूम में जाता है। जैसे ही वह उसे चाकू निकाल कर मारने वाला होता है, वह उल्टा उसे ही मारकर भाग जाता है। कांगबू भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक आदमी को फोन लगाता है और कहता है कि वो भाग गया। फोन पर आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो और तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर में अपनी बड़ी बहन सियोल से पूछता है कि छोटी बहन कहाँ पर है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता और अपने कमरे में चली जाती है। कांगबू छोटी बहन के कमरे में जाता है। वहाँ उसे उसका मोबाइल मिलता है। वो कहता है कि वो बिना बताए कहाँ चली गई। उधर सुइन अस्पताल में डिस्चार्ज हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी उसके अंकल का फोन आता है। वह कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए आराम कर लो, फिर काम पर जाना। इसके बाद एक आदमी सुइन को बस में घूरते हुए पास के सीट पर बैठ जाता है। सुइन उसे देखकर डर जाती है और बस को रुकवा कर उतर जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर जाता है, जहाँ उसका घर काफी पुराना और सुनसान होता है। लड़के को काफी डर लगता है। जब उसके साथ कमरे में जाता है तभी वहाँ 3-4 लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि इसके हाथ पैर को काट दिया जाए। कोई कहता है कि इसे मार दिया जाए। लड़का बहुत डर जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड पैरासाइट में बदल जाती है। लड़का उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ग्रे टीम के फाइटर शॉटगन लेकर आ जाते हैं और उन सभी पैरासाइट को एक एक करके मारने लगते हैं। उनमें से एक पैरासाइट घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि गाड़ी में उसी की तरह एक पैरासाइट है। उसके सिर पर मुखौटा लगा है और उसके हाथ में कंट्रोल बटन है। ग्रे टीम की लीडर जून क्यूंग उस पर हमला करती है, पर वह बचकर भाग जाता है। इसके बाद वे सभी ठिकानों की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक शीशे के चैम्बर में इंसानों की लाश दिखाई देती है और बाहर दीवार पर उनका एक लोगो दिखाई देता है। लीडर कहती है कि वह सभी मिलकर अपनी टीम बना रहे हैं ताकि इंसानों को खत्म कर सकें। इसके बाद सुइन दूसरी बस पकड़ लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। उधर कांगबुक की बड़ी बहन सियोल को किसी का फोन आता है। वह कहती है कि यदि वह हमारे जैसी है तो उसे अपनी टीम में शामिल कर लो, मैं भी आ रही हूँ। इसके बाद वह बिना बताए घर से निकल जाती है। कांगबू उसे जाते हुए देख लेता है और उस
उसका पीछा करता है। सुइन बस से उतरकर पैदल अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे जोर से आवाज सुनाई देती है और वह देखती है कि वही आदमी जो उसे बस में देख रहा था वह उसका पीछा कर रहा है। सुइन डर जाती है और पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है। वो आदमी दौड़कर उसका पीछा करने लगता है। सुइन डर कर भागने लगती है। वह भागकर एक साइड पर आ जाती है। सामने से सियोल आ जाती है और पीछे से वह आदमी भी आ जाता है। दोनों उसे घेर लेते हैं। सुइन पूछती है कि तुम लोग कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कांगबू भी वहाँ आ जाता है और छिपकर उन्हें देखता है। सियोल कहती है कि इंसान होने का अच्छा नाटक कर लेती हो। सुइन कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। आदमी कहता है कि तुम हम में से एक हो पर तुम कुछ अलग लग रही हो, मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद वे दोनों पैरासाइट बन जाते हैं और सुइन पर हमला करते हैं। सुइन भी पैरासाइट बन जाती है और उसके हमले को रोक देती है और कहती है कि मैं भी तुम जैसी हूँ। यह देखकर कांगबू की आंखें फटी रह जाती हैं। इसके बाद वे दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। वह कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कांगबू चुपके से निकलने की कोशिश करता है। तभी सुइन उसे देख लेती है और उस पर हमला कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी क्योंकि तुम दुनिया वालों को हमारे बारे में बता दोगे। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। कांगबू कहता है कि वह मेरी बहन थी, मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ आया था पर मुझे नहीं पता था कि वो भी एक मॉन्स्टर है। इसके बाद सुइन उसे छोड़ देती है और कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सुइन को जब होश आता है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। कांगबू भी वहीं पर होता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। सुइन पूछती है कि तुम कौन हो। कांगबू कहता है कि तुम पहले मेरी बात सुनो। मैंने सुना था कि तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की। जब तुम्हें वो आदमी मार रहा था तभी एक मॉन्स्टर तुम्हारे शरीर के अंदर घुस गया था और जब भी तुम्हारे आसपास तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर होंगे तो तुम्हें जोर से आवाज सुनाई देगी जिससे तुम्हें उनके आसपास होने का आभास हो जाएगा और उन्हें भी तुम्हारे आसपास होने का आभास हो जाएगा। तुम उनसे दूर ही रहना। आमतौर पर ये मॉन्स्टर इंसानों के शरीर में घुसकर उसके दिमाग को खाकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं पर तुम्हारे अंदर ये मॉन्स्टर तुम्हारे दिमाग को नहीं खा पाया क्योंकि जब इस मॉन्स्टर ने तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश किया तो तुम्हारे शरीर में बहुत सारे घाव थे और खून भी बह रहा था। इसलिए इस मॉन्स्टर ने तुम्हें जिंदा रखने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे घाव को ठीक कर दिया लेकिन तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया, नहीं तो तुम भी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाती। पर मैं भी किसे बता रहा हूँ, आखिर तुम भी तो एक मॉन्स्टर ही हो। मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो तुम एक इंसान भी हो और मॉन्स्टर भी। इसके बाद कांगबू कहता है कि तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें क्या क्या कर बुलाऊं। हेडी, मैंने इसे सब बता दिया जो तुमने मुझे बताने के लिए कहा था। अब मैं घर जा रहा हूँ। सुइन को कुछ समझ में नहीं आता और वह अपने घर चली जाती है और अपने दिमाग में चल रहे सवालों को अपनी किताब में लिखती है। जब वह सोकर उठती है तो उसके सारे सवालों के जवाब उस किताब में लिखा होता है। वह उसे पढ़कर चौंक जाती है। पैरासाइट उसे बताती है कि उसने जो तुम्हें बताया वो बिल्कुल सही है। जब तुम घायल थी तो मैं तुम्हारी बॉडी में एंटर करके तुम्हारे दिमाग को खाकर तुम्हें कंट्रोल करना चाहती थी, पर जैसे ही मैंने तुम्हारी बॉडी में एंटर किया मैंने पाया कि तुम बुरी तरह से घायल हो और तुम्हारा खून बह रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे घाव को भर दिया, पर मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं खा पाई और मैं तुम्हारी बॉडी से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई, जिससे हम दोनों एक नहीं हो पाए। मैं तभी हावी हो पाऊंगी जब तुम्हें खतरा होगा। मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, मैं दिन में सिर्फ 15 मिनट ही हावी हो सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। इसी 15 मिनट में मैं तुम्हें बचा रही हूँ और खुद को जिंदा रख पा रही हूँ। इसके बाद हम चुलमिन को देखते हैं जहाँ वे ग्रे टीम के मीटिंग में जाता है। वहाँ सभी पुलिस वालों और ऑफिसर्स की चेकिंग होती है और उनकी बॉडी का एक्सरे होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसका साथी बोन शोक आ जाता है और कहता है कि हमें अंदर जाकर के ये पता चलेगा कि हमें क्यों बुलाया गया है। अंदर सारे पुलिस वाले और ऑफिसर्स अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बाद ग्रे टीम की लीडर वहाँ आती है और उन्हें कहती है कि आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं ग्रे टीम की पैरासाइट फोर्स की लीडर हूँ। मेरा नाम जून क्यूंग है। मैं आप सबकी चेकिंग के लिए माफी मांगती हूँ। आप सबकी जांच की रिपोर्ट आ गई है। हमने आपकी बॉडी का एक्सरे किया था
तो इसके मुताबिक आपके शरीर में पैरासाइट नहीं है। चुलमिन फुसफुसाते हुए कहता है कि क्या मजाक चल रहा है क्या। एक ऑफिसर पूछता है कि क्या ये चेकिंग रोजाना होगी। जून क्यों कहती है कि नहीं, यह सिर्फ एक बार होगी, क्योंकि अंतरिक्ष से धरती पर बहुत सारे पैरासाइट एक साथ धरती पर आए थे और वे सभी इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर चुके हैं। अब आपके शरीर में पैरासाइट का कोई चांस नहीं है। आप सबको लग रहा होगा कि मैं बार बार पैरासाइट का नाम क्यों ले रही हूँ। आप सबको याद होगा कि एक पार्टी में कई लोगों की जान गई थी। अब तक किसी को कोई पता नहीं कि उस पार्टी में किसने और क्यों मारा। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें आप एक पैरासाइट को देख रहे हैं जो उस पार्टी में लोगों को बेरहमी से मार रहा है। मैं इसे ही पैरासाइट कह रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि पैरासाइट अब कहाँ है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वह पैरासाइट यहाँ है। सभी पुलिस वाले और ऑफिसर्स पैरासाइट को देखकर चौंक जाते हैं। हमने इसकी खबर पब्लिक में नहीं आने दी ताकि लोगों के बीच भय पैदा ना हो जाए। इसीलिए हमने एक टीम बनाई जो इस न्यूज को बाहर ना आने दे जब तक हम इसका खात्मा न कर दें। कुछ समय पहले इस पैरासाइट का अंश यानी लार्वा कोरिया और दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई दिया था, जो कि एक ही साथ धरती पर आए थे। पर अब किसी को कोई पता नहीं है कि ये लार्वे कहाँ से आए हैं। यह लोगों के शरीर में कान, नाक या मुंह से घुसते हैं और दिमाग में जाकर दिमाग को खा जाते हैं और पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही वह शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं, वे दूसरे इंसान को खाने के लिए निकल जाते हैं। इनकी एक और खासियत है कि यह अपने सर को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी पैरासाइट अपना चेहरा और आकार बदल सकता है। कभी कभी अपने सिर को तेज हथियार बना लेते हैं और उससे हमला करते हैं। यह सेल जीवित प्राणी है जिसके पास दिमाग है। यह हम लोगों से ज्यादा सोचने की क्षमता रखता है। ये सभी इंसानों के बीच में घूम रहे हैं और हमें ही मार रहे हैं। पैरासाइट इंसान के शरीर को सिंक्रोनाइज करके एक हो जाते हैं और वे कभी भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। इंसान अब इंसान नहीं रहता, वह पैरासाइट बन जाता है, जिसे हम मॉन्स्टर भी कहते हैं। वह इंसान अब इंसान नहीं, शैतान बन चुका है। बस उसका शरीर ही जिंदा है और ये शरीर ही उस पैरासाइट को जिंदा रखता है। इसीलिए हमें पैरासाइट को खत्म करने के लिए उस इंसान को भी मारना होगा। यदि हम उसके दिल पर वार करते हैं तभी वह एक बार में ही मर जाएगा, या उसे इतना गोली मारें कि उसके शरीर से अधिक खून निकले ताकि वह मर जाए। एक पुलिस वाला पूछता है कि क्या हमें पैरासाइट को पहचानने के लिए एक्सरे करना होगा या कोई और तरीका है। जून क्यों बताती है कि यदि आपको किसी पर भी डाउट है तो आप चुपके से उसके सिर से बाल निकाल लीजिए। यदि वह मुरझा गया तो आप समझ जाइए कि वह पैरासाइट है। तो हमारे ग्रे टीम ने इस पैरासाइट पर बहुत जल्द ही रिसर्च की और इस रिसर्च में हमारी सहायता की। वो मेरे पति हैं जो कि एक पैरासाइट हैं। सभी सुनकर डर जाते हैं। वह कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये जो डिवाइस है यह खास तरह का डिवाइस है जो पैरासाइट को कंट्रोल में रखता है। इस डिवाइस से एक तरह का केमिकल निकलता है जिससे पैरासाइट को नफरत होती है। यदि यह अपने सर को बदलने की कोशिश करेगा तो इसमें ऑटो सेंसर लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक केमिकल को रिलीज करने लगेगा जिससे यह पैरासाइट नहीं बन पाएगा। एक पुलिस वाला पूछता है कि आपने इसे अभी तक जिंदा क्यों रखा है। जून क्यों कहती है कि हमें पता चला है कि पैरासाइट अपने ब्रेन सेंसर का इस्तेमाल करके आसपास किसी भी पैरासाइट का पता लगा सकते हैं। इसीलिए हम इस पैरासाइट का इस्तेमाल करके दूसरे पैरासाइट को ढूंढकर मारने के लिए कर रहे हैं। हम इस पैरासाइट को हंटिंग डॉग कहकर बुलाते हैं। सामने ही बैठे एक पुलिस वाला पूछता है कि क्या किसी इंसान को ऐसे रखना सही होगा। जून क्यों कहती है कि ये इंसान नहीं है और ना ही मेरा पति है। यह एक मॉन्स्टर बन चुका है, एक कीड़ा, एक वायरस, और अपना एक कान निकाल कर उसके हाथ पर रख देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। हमें इन सबको खत्म कर देना होगा, नहीं तो ये हमें मार कर खत्म कर देंगे। समझ में आया। उधर सुइन अभी भी पैरासाइट द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ रही होती है। हेडी उसे समझाती है कि उन्हें पता चल गया है कि तुम एक पैरासाइट हो। यदि उन्हें मालूम चल गया कि तुम उनसे अलग हो तो वे तुम्हें मार देंगे। इसीलिए तुम्हें जितना हो सके उनसे दूर रहना होगा और मुझे और अपने आप को बचाना होगा। वे सोचती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है और बहुत उदास होती है और पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।